इंसान के लाइफ में रिश्ते की अलग ही अहमियत होती है और उन रिश्तों को जोड़ता है प्रेम। प्रेम का बंधन एक ऐसा गांठ होता है जो रिश्ते को, चाहे वो दुनिया का किसी भी रिश्ता हो, उसको जोड़ने का काम करता है। और वो जो प्रेम का गांठ होता है वो कायम रहता है विश्वास से, एक दूसरे के सम्मान से, एक दूसरे का उनका आत्मसम्मान से। हमें चाहिए हम अपने रिश्ते के डोर को मजबूती के साथ बनाए रखें, चाहे वो दुनिया का किसी भी रिश्ते का डोर हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो। दुनिया का हर एक रिश्ता का डोर का जो गांठ होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है यदि हम उसको ना समझे गुस्सा और नफरत से खोलने या तोड़ने की कोशिश करें। जबकि हम वैसे प्रेम और सम्मान, इज्जत और विश्वास के साथ उस डोर को बनाए रखते हैं तो बहुत ही प्रगाढ़ और मजबूत भी होता है। दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो उसी तरह से होता है। लोग कहते हैं पति पत्नी के बीच में अक्सर छोटा मोटा मार पीट, लड़ाई झगड़ा, मान मुनव्वल होते ही रहता है। वो रात में रूठते हैं तो सुबह मान जाते हैं, सुबह रूठते हैं तो दोपहर में मान जाते हैं, दोपहर में रूठते हैं तो शाम को मान जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी नासमझ, हम दोनों की नासमझ या घर वाले की नासमझ से कभी कभी यही छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, मच कलह कोढ़ाग अपने आप को लेकर डूब जाता है, सब कुछ समाप्त कर देता है और फिर बच जाती है सिर्फ अफसोस। और अफसोस उससे भी ज़्यादा बढ़कर और कुछ भी, जो सब कुछ समाप्त कर देता है। कुछ नहीं बचता है यदि हम नासमझी के साथ क्रोध को परवान चढ़ाते हैं। क्रोध का अपना एक पूरा परिवार होता है, उस यदि हमारे ऊपर हावी हो गया तो फिर हमें अपने जद में आकर वो गलत काम करवा देता है जो हम कभी भी सही मन से, सही दिमाग से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो कहा गया है जब क्रोध आए तो थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए और अपने आप को संयमित रखकर उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। चाहे वो कुछ भी बात हो, उस समय थोड़ा सा चुप हो जाना चाहिए तो बेहतर होता है। यदि पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसमें से पति चुप हो जाता है या पत्नी चुप हो जाता है या फिर दोनों चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग के लिए नुकसानदायक होगा, हमारे रिश्ते के लिए नुकसान होगा, हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो मायके और ससुराल है उसके लिए नुकसान होगा, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज मैं इसी कहानी से मिलता जुलता एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने और यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। दोस्तों, चलिए मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ। घटना कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की है। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है डोडाकोन्हाहल्ली। डोडाकोन्हाहल्ली एक शहर है। वहाँ पर से एक पुलिस को फ़ोन जाता है। 27 तारीख के शाम को पुलिस के पास फ़ोन जाता है। लगभग समय था 5:30 बजे कि सर जल्दी आ जाइए, हमारे घर के ऊपर हमारे रूम में जो भाड़े पर रहने वाले थे वो महिला फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं चाहते है कि हमारे इलाके में कोई ऐसा अप्रिय घटनाएं घटे जिससे हमारी बदनामी हो, हमें परेशानी हो। वो भागे वहाँ पर पहुँचती है अपने दल बल के साथ। फोरेंसिक टीम भी साथ में ले आती है, FSL की टीम भी साथ में लेकर आती है और सूचना देने वाले व्यक्ति को पता करती है। और पता करने के बाद जब उसके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है तो वहाँ पर लॉक मिलता है। घर मालिक के उपस्थिति में उस फ्लोर को तोड़ा जाता है। तोड़कर जब सब पुलिस लोग और पब्लिक जो 1-2 लोग थे, जो मकान मालिक वगैरह थे, जब अंदर जाते हैं तो कहीं पर कुछ ऐसा फांसी पर लटका हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सब सुन सपाटा था, शांत था, लेकिन कुछ अनहोनी का आशंका भी आभास हो रहा था। पुलिस चारों तरफ घूमती है लेकिन कहीं पर कुछ ऐसा फांसी पर लटका हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन पुलिस को बाथरूम में रखा हुआ एक सूटकेस नज़र आता है। पुलिस के जो दिमाग होता है उसके अनुसार वो तुरंत ही सवालिया निशान पैदा करता है।
वो लोग उन सूटकेस के पास जाते हैं, जब उसको हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कोई भारी भरकम वस्तु डाला हुआ है, भारी भरकम चीज़ डाला हुआ है। पुलिस बिना देर किए हुए उसको खोलने की कोशिश करती है और जब उसको खोलती है तो उसमें एक मृत महिला का डेड बॉडी भरा पड़ा हुआ था, जो फूल रहा था, जिसमें से हल्का हल्का स्माइल आना शुरू हो गया था। चूँकि वहीं पर उस सूटकेस का टूटा हुआ हैंडल भी पड़ा हुआ था, जो शायद उठा कर लाया गया था यहाँ तो टूट गया था, तो फिर यहीं पर रख दिया गया था। दोस्तों, तुरंत वहाँ पर मकान मालिक से पूछा जाता है और बोला जाता है, बताओ यह लाश किसका है। तो बताता है कि हमारे रूम में जो 1-2 महीना पहले से इन लोग रह रहे थे, भाड़े वाले हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो महाराष्ट्र के मुंबई शहर के आसपास के रहने वाले थे और यहाँ पर आकर रह रहे थे। चूँकि इन लोग पति पत्नी दोनों रहते थे, लेकिन पति जब फ़ोन किया तो अपने महाराष्ट्र से फ़ोन किया, वो यहाँ पर नहीं था, तो शायद पत्नी अकेली थी। अब कैसे होता है, दरवाज़ा बाहर से बंद था, तो सारा शक पति के ऊपर भी जाता है। और चूँकि पति ही फ़ोन करके उस मकान के नीचे रहने वाले एक भाड़ेदार था प्रभु सिंह, उनको फ़ोन करके बताता है कि आप थोड़ा सा मकान मालिक को बता दीजिए और पुलिस को भी फ़ोन कर दीजिए, उस घर में फांसी पर लटका हुआ एक शव है। चूँकि उसके बाद वो अपने जो आदमी था उसका नाम राकेश था, जो मृत महिला थी उसका नाम गौरी थी। गौरी उसकी पत्नी होती है राकेश का। राकेश रास्ते से अपने ससुराल वाले को भी फ़ोन कर देता है, अपने घर वालों को भी फ़ोन कर देता है कि कर्नाटका का जो हम लोग का बेंगलुरु का रूम है उसमें गौरी को मैंने मार दिया है, वो घर में है। दोस्तों, इस कहानी के जानने के लिए हमें शुरुआत करना पड़ेगा उस समय से जब इन लोग की शादी हुई थी। क्योंकि गौरी राकेश के घर में आकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ने लिखने का जो उम्र होता है 17 साल, 18 साल, 19 साल, 16 साल, 20 साल वाली उम्र में आकर वो पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि आज भी कुछ समाज में, देश के किसी न किसी हिस्से में एक प्रथा है जिसमें मौसेरे, फुफेरे, ममेरे, चचेरे, भाई बहन में शादियां होती है। महाराष्ट्र का भी वो इलाका और वो जाति विशेष जिनमें ऐसे संबंध बनते थे, रिश्ते होते थे। तो मैं आपको बता दूं, जो राकेश है और जो मृतका का नाम गौरी था, और गौरी जो थी, उन दोनों में ममेरा और फुफेरा भाई बहन का रिश्ता था। गौरी राकेश का पिता, गौरी जो थी वो राकेश का फुफेरी बहन लगती थी। राकेश का जो पिता था गौरी को मामा लगता था और गौरी आकर राकेश के घर में ही पढ़ाई लिखाई कर रही थी। इसी बीच में दोनों में प्यार पनपता है और प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो साथ साथ रहने लगते हैं। चूँकि शादी के पहले इन लोग 4 साल से लिव इन में थे, एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, नस नस से वाकिफ़ थे। और घर वाले लाख रोकते रहे, मना करते रहे, लेकिन इन लोग ने लव मैरिज कर लिया। आज से 2 साल पहले, घटना से 2 साल पहले इन लोग ने घर वाले के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। घर वाले समझाने की कोशिश किए थे लेकिन नहीं समझे थे, और इन लोग में ऐसी शादी की मान्यता भी थी, तो उन लोग फिर हथियार डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। जब लड़का और लड़की बालिग थी तो क्या कर सकते थे, छोड़ देते हैं। फिर इन लोग शादी के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन इन लोग के बीच में खींच मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कलह कोराह होते रहता था। और जो गौरी थी वो नहीं चाहती थी कि हम अपने ससुराल में रहें, और इसके लिए वो लड़का के ऊपर दबाव डालता है और लड़का फिर उसको लेकर आज से महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले ही बेंगलुरु शहर लेके उसको आ जाता है। यहाँ पर चूँकि दोनों पढ़े लिखे थे, लड़का सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर लेता है। वो ऐसा एक नौकरी ढूंढता है जो घर में रहकर ही काम करना था और उसको कंपनी पेमेंट दे रही थी। चूँकि लड़की भी मास मीडिया कम्युनिकेशन से ग्रेजुएट थी और उसने भी नौकरी के लिए हाथ पांव मार रही थी, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। और वो इसके लिए अपने पति राकेश को दोषी ठहराना शुरू कर दी थी और रोज़ रोज़ मच करने लगी थी। आपस में दोनों कलह करने लगे थे, लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। जो
राकेश की पत्नी गौरी थी, इसके लिए दोषी राकेश को ठहरा रही थी। वो बोलती थी तुमने बेंगलुरु क्यों आया, बेंगलुरु आया इसके लिए हमें यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही थी, नहीं तो मैं वहाँ पर रहता, महाराष्ट्र में रहता, मुंबई में रहता तो मैं नौकरी ढूंढ लेता। इस तरह से उनके साथ कलह कुराग होना शुरू हो गया था। आए दिन रोज़ मच लड़ाई झगड़ा होता था। उस दिन यानी 26 तारीख की रात 9 बजे पति पत्नी में किसी बात के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। इसी बीच में पत्नी एक थप्पड़ अपने पति को मार देती है, पति भी उसको एक थप्पड़ दे देता है। इस बीच में पत्नी जो सब्जी काट रही थी वो चाकू फेंक कर अपने पति को मार देता है। पति को गुस्सा आता है और गुस्से में वही चाकू से पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। पत्नी वही लहूलुहान होकर गिर जाती है, वो अचेत अवस्था में हो जाती है। पति उसका गला वही चाकू से रेत देता है। अब पति का हाथ पाँव फूल चुका था, वो समझ चुका था पत्नी मृत हो गई है, मर गई है, और हड़बड़ा जाता है। वो बैठकर सोचता है अब क्या करूं। फिर वो अपने घर में पड़े सूटकेस को लाता है। सूटकेस में उस बॉडी को ज़बरदस्ती उसमें किसी तरह से तोड़ ममोड़ कर दबा कर उसमें पैक कर देता है और वहीं पर उसको कहीं पर ठिकाने लगाने के लिए सोचता है। इसी बीच में वो हैंडल पकड़कर निकलने की कोशिश करता है तो हैंडल टूट जाता है। तब तक रात कुछ और भी हो गए थे। लड़ाई झगड़ा इन लोग में 9 बजे रात को शुरू हुई थी। दोस्तों मैं यहाँ आप लोग को बताना चाहता हूँ, लड़की जो थी वो खाना बना रही थी, लड़का आकर बैठा था घर में। अब सोचिए छोटी छोटी बातों के लड़ाई झगड़ा कभी कभी कितना नासुर हो जाता है कि अपने आप को, अपने घर परिवार को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। इस घटना से हमें देखने के लिए मिलता है, हमें सीखने के लिए मिलता है। लड़की खाना बना रही थी, उसी चाकू से उस पर फेंक कर मारती है और वो छोटी सी हरकत ने उसका जान ले लिया और पति को भी सब कुछ समाप्त कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद पति अब क्या करे, हैंडल टूट गया था, उसको बिना हैंडल को उठा कर ले जाकर बाहर कहीं ठिकाना लगाना मुश्किल हो रहा था। वो उसी जगह पर बैठ जाता है और बैठ जाकर अपने जो मृत पत्नी समझकर उसको सूटकेस में बंद कर दिया था उससे बात करने लगता है। उसके साथ बोलते रहता है तुमने हमारे साथ क्यों ऐसा करता था, हम लोग कितना प्रेम विवाह किए थे, कितना अच्छा से रहते थे, आज हम लोग आपस में ऐसे हो गए कि मैं आपको मार दिया, हमें नहीं मारना चाहिए था, मुझे अफसोस है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं बदल सकता। ऐसे तरह तरह के भावनाओं में बहकर वह बात करने लगा और करीब 1 घंटे तक उस डेड बॉडी के साथ बैठकर बात करता है। और उसके बाद वो चुपके से आधी रात को घर से बाहर निकल जाता है। बाहर उसका होंडा सिटी कार लगा हुआ था, वो कार उठाता है और सिटी से बाहर निकल जाता है, बेंगलुरु शहर से बाहर निकल जाता है, अपने घर की ओर आने की कोशिश करता है, महाराष्ट्र की ओर आने की कोशिश करता है। वो चूँकि निकल गया था, दूसरे दिन शाम को 4 बजे उसका अंतर्मन उसको ये सब करने के लिए बोलता है और जो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके जो निकला था बेंगलुरु शहर से, जो अपना वो जो लड़का राकेश होता है फ़ोन स्विच ऑफ करके निकला था, वो फ़ोन ऑन करता है और अपने साले को फ़ोन करता है। साले का नाम गणेश होता है। उसको फ़ोन करता है कि मैं गौरी की हत्या कर दिया है, गौरी हमसे बराबर झगड़ा करते रहता था, हमको परेशान करता था, हमारे ऊपर हावी होता रहता था और मैंने गुस्सा से उसका मर्डर कर दिया है और वो उसको बेंगलुरु वाले फ्लैट में बंद कर दिया है। चूँकि जो गणेश था बिना समय गंवाए वहाँ का जो महाराष्ट्र का लोकल पुलिस जहाँ पर इन लोग रहते थे उसका लोकल पुलिस को सूचना देता है, उससे संपर्क करता है और सारे बातों को सिलसिलेवार ढंग से बताता है। महाराष्ट्र पुलिस थी, जो मुंबई पुलिस थी, वो बेंगलुरु पुलिस को सूचना देती है और वहाँ का एक अधिकारी से बातचीत करने के बाद उस जो डोडा कन्हाहली इलाका था वहाँ पर वो जाते हैं, जाकर वो शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं। तब तक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो उसी रूम में रहता था, कर्नाटका के बेंगलुरु शहर के उस फ्लैट में रहता था, ये लड़का जो राकेश है वहाँ भी फ़ोन कर देता है और बोलता है कि मकान मालिक को फ़ोन कर दो और पुलिस को फ़ोन कर दो कि हमारी पत्नी वहाँ पर फांसी लगा के मर गई। दोस्तों दोनों तरफ से जब जानकारी मिलती है और पुलिस वाला जब पहुँचता है तो पुलिस वाला देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। फोरेंसिक टीम जब उस डेड बॉडी के बारीकी से निरीक्षण करता है तो उस डेड बॉडी के नाक और मुंह पर बहुत सारे बलगम नज़र आते हैं जो उनके नाक और मुंह के रास्ते से बाहर निकले हुए थे। दोस्तों उन लोग
टीम जो है वो बताती है, मीडिया को बताती है कि ये तब होता है जब किसी जिंदा व्यक्ति को मृत समझकर ऐसे सूटकेस में ठूस दिया जाता है, यानी ऑक्सीजन के कमी से उनके बलगम जो है, अंदर का जो थूक खंखार होता है वो बाहर निकलता है और नाक और मुंह पर फैल जाता है। मृत व्यक्ति के अंदर यदि किसी मृत व्यक्ति को ऐसे बंद किया जाए तो नहीं होता है, जब तक उसके अंदर जो सांस चलता है, जब सांस चलता है तभी ऐसा होता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जिस राकेश ने अपनी पत्नी को मृत समझकर सूटकेस में पैक किया था, हालांकि वह पत्नी जिंदा थी और बेसुध हो गई थी, राकेश ने समझा कि हमारी पत्नी अब गौरी मर चुकी है, इसको ठिकाना लगाया जाए, और बिना सोचे समझे ही उसने उसको सूटकेस में बंद कर दिया। अंदर में पत्नी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी और दुष्ट व्यक्ति जो ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया था बाहर बैठकर उसको ठिकाने लगाने के सोच रहा था। सोचिए हमारी इंसानियत, कभी कभी हमारा ज़मीर कैसा कभी कभी कारनामा कर देता है जो इंसानियत के नाम पर धिक्कार होता है। पत्नी अंदर तड़प रही थी, सांस लेने की दिक्कत हो रहा था, उसके हाथ पैर तोड़कर उसने उसको वीआईपी में सूटकेस में बंद कर देता है और ठिकाना लगाने के लिए सोच रहा है। और जब वो उसको ठिकाना लगाने में अक्षम महसूस करता है तो फिर उसको उस रूम को लॉक करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। दोस्तों यह घटना अपने आप में अमानवीय था और अशोभनीय था, समाज के लिए कलंक की बात है। हमारे समाज में ऐसे घटनाओं और ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होती है और हमें ऐसे घटनाओं को तब रोका जा सकता है, हम रोक सकते हैं जब आपस में सूझ समझ सोच अच्छी सोच अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अपनी समस्याओं को शेयर करेंगे और कभी भी गलत निर्णय लेने के पहले थोड़ा सा रुकेंगे, रुक कर सोचेंगे और सोचकर हम अपने निर्णय को बदल सकते हैं। हम अपने गुस्सा को कंट्रोल करके ऐसे नियमों को ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं। आज जितने भी ऐसे अपराध होते हैं अक्सर हमें देखने के लिए मिल रहा है, पति पत्नी के बीच में अक्सर ऐसे हो रहे हैं। इंसानी जो नाजुक रिश्ते हैं उसके बीच में अक्सर ऐसे होते हैं जो लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। आज हमारे देश का जो सर्वे बताता है कि अधिकतर मामले में पत्नी घर के लोगों का ही शिकार होती है और उनकी हत्या हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें प्रेम प्रसंग में पति पत्नी के बीच में या घर परिवार बर्बाद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दोस्तों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो फ़ोन करता है तो पुलिस उसका लोकेशन भी ट्रेस करता है, लोकेशन का भी जांच करता है। और जब लोकेशन जांच करता है उस राकेश का जो अपनी पत्नी को मारकर भाग रहा था महाराष्ट्र को, तो उसको पुणे के कुछ दूरी पर सिरवल एक जगह है, सिरवल के पास पता चलता है। इधर उसके नंबर को भी ट्रेस किया जा रहा था और उधर उसका भाई जो लड़की का भाई था कंप्लेन कर दिया था। लेकिन इसी बीच में लड़का फिनाइल और मच्छर स्प्रे का जो कॉकरोच स्प्रे का जो लिक्विड होता है वो पी लेता है और जब उसका तबीयत ख़राब होता है तो कहीं एक जगह पर गाड़ी को रोक देता है। वह जगह सतारा होता है, महाराष्ट्र का एक जगह है सतारा, वहाँ पर गाड़ी रोक देता है और एक पब्लिक को बताता है कि मैंने सुसाइड कर लिया है, मैं पत्नी के साथ ऐसा ऐसा किया और ऐसा करने के बाद सुसाइड कर लिया है। वहाँ पर पब्लिक पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है, उसको पकड़कर उसको जाकर मेडिकल में एडमिट करवाती है और जब होश आता है तो उसके बयान दर्ज करते हैं। उसके बयान पर आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाया। दोस्तों हमें गलत निर्णय लेने के पहले, ऐसे गुस्से में काम करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारे घर परिवार, हमारे कुल खानदान के लिए शिकायत और शर्म की बात होती है, हमें नाश कर देती है, हमें सब कुछ समाप्त कर देती है। दोस्तों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। प्लस आप इस कहानी को किस नज़रिए से देखते हैं उसका कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। दोस्तों मुझे इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। इसी बातों के साथ मैं अपने स्टोरी को समाप्त करता हूं। दोस्तों यदि मेरा यह कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।